हेलो एवरीवन, वेलकम टू नमो स्टडीज। मेरा नाम निपेंद्र चंदेल है और लास्ट इंट्रो वीडियो में हमने बात की थी कि हाँ, हम एक प्लेलिस्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, कंफ्यूजन टू क्लैरिटी। तो उस प्लेलिस्ट में मैंने आपको इंट्रो में ही बता दिया था कि हम फास्ट मोड में जल्दी जल्दी चैप्टर को रिवाइज करेंगे। चैप्टर के जो मेन मेन कॉन्सेप्ट है उनको हम रिवाइज करेंगे और रिवाइज करने के बाद चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनने वाले हैं उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला चैप्टर है आपका जो मैं स्टार्ट कराने वाला हूँ। चैप्टर 8 है आपका एनसीईआरटी में और चैप्टर का नाम है मोशन। तो सबसे पहले अगर हम बात मोशन की करें तो मोशन के बारे में आपके माइंड में सबसे पहले क्या चीज आती है? मोशन से सबसे पहले आप रिलेट करते हो कुछ हिलना। जैसे ये ऑब्जेक्ट है तो अब ये मोशन कब करेगा? जब स्ट्रेट रुका हुआ है या जब थोड़ा हिलेगा। तो इसका हिलना ही जो होता है ना, वही मोशन होता है। तो फिजिकल स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, मैंने यहाँ मार्कर लिया हुआ है, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी ऑब्जेक्ट ले सकते हो। अगर वो स्टेट उसकी क्या है, रुकी हुई पोजीशन, वो अपनी चेंज नहीं कर रहा है तो वो क्या है? रेस्ट है। अगर वो पोजीशन चेंज कर रहा है तो क्या है? वो मोशन है। डेफिनेशन की बात करें तो हम इसकी डेफिनेशन क्या देंगे? तो रेस्ट क्या होता है? तो रेस्ट के बारे में हम एक लाइन लिख भी सकते हैं। देर आर नो चेंज, देर आर नो चेंज देर आर नो चेंज इन पोजिशन ठीक है। देर आर नो चेंज इन पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर टाइम के साथ कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन में चेंज नहीं कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट में है। इसी डेफिनेशन को आप रिपीट कर सकते हैं। बस आपको क्या लगाना, नो चेंज की जगह चेंज लगाना होगा और डेफिनेशन किसकी बन जाएगी? मोशन की। तो क्या डेफिनेशन बनेगी? देयर आर चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर टाइम के साथ किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज हो रहा है तो वो ऑब्जेक्ट आपका मोशन में है। आपको क्लियर हुआ होगा कि रेस्ट क्या है और मोशन क्या है। डेफिनेशन का देखो सिंपल तरीका है। रेस्ट को अगर कोई पूछ रहा है तो आप बस क्या करोगे? यहाँ पे नो लगाओगे। अगर आपसे कोई मोशन पूछ रहा है तो आप मोशन में इस नो को हटा दोगे। इतनी बात आपको क्लियर हुई? ठीक है। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन कितने टाइप की हो सकती है आपकी? तो सबसे पहले आपका यूनिफॉर्म मोशन, दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तीसरा है सर्कुलेटरी मोशन, चौथा है ऑक्सीलेटरी मोशन और पांचवा क्या है? लीनियर मोशन, जिसमें हम सबसे ज्यादा डिस्कशन करने वाले हैं। थोड़ा थोड़ा मैं इनके बारे में बता देता हूं। लीनियर मोशन क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया है कि मोशन क्या होता है जब चेंज होता है किसमें? पोजीशन में। किसकी? एक ऑब्जेक्ट की और टाइम के साथ में। तो यूनिफॉर्म मोशन वो मोशन होती है, अगर मैं यहां पे टाइम और डिस्टेंस की बात कर रहा हूं तो सेम टाइम में अगर कोई ऑब्जेक्ट सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है, पहले सेकंड में इतना चला, दूसरे सेकंड में फिर इतना ही चला, तीसरे सेकंड में फिर इतना ही चला, मतलब हर टाइम पीरियड में वो सेम सेम डिस्टेंस चल रहा है, तो उस वाली मोशन को हम क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। ठीक है। अगर वो ऐसा ना करे तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा, कि अगर वो सेम टाइम पीरियड में अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रहा है तो उस मोशन को हम क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। नेक्स्ट आपका आता है सर्कुलेटरी मोशन। सर्कुलेटरी मोशन क्या होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट एक सेंटर के अराउंड एक सर्कल में मोशन कर रहा होता है तो उस मोशन को उसकी सर्कुलेटरी मोशन बोला जाता है। ऑक्सीलेटरी मोशन कौन सी मोशन होती है? आपने सुना होगा, पेंडुलम देखा होगा घड़ी का, कि हाँ घड़ी में नीचे पेंडुलम लटका है, वो आपका इस टाइप से कभी इधर कभी इधर मोशन करता रहता है। तो वो एक एक्सिस के चारों दोनों तरफ क्या करता रहता है? अपनी मोशन को रिपीट करता रहता है इस टाइप से। तो उस मोशन को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीलेटरी मोशन। ठीक है। जो भी वाइब्रेशन वाले ऑब्जेक्ट होते हैं सब में हम इस वाली मोशन को देख सकते हैं। लास्ट और इंपोर्टेंट क्या है आपका? है लीनियर मोशन। सबसे ज्यादा डिस्कशन हम इसी पे करने वाले हैं। लीनियर मोशन क्या होता है? लीनियर मोशन क्या होता है? जब लाइन में चले। लाइन का मतलब आप समझ सकते हो, देखो यहां से देखो, इसने चलना शुरू करा, ये सीधा चला, ये भी एक लीनियर मोशन है। वो इस लाइन को सीधा ना चल के घूम फिर के चला, ये भी एक लीनियर मोशन है। ठीक है। तो ये दोनों ही मोशन क्या है? आपकी लीनियर मोशन है। अच्छा, लीनियर मोशन पढ़ने वाले थे, लीनियर का मतलब समझ में आ गया, जो लाइन में चले उसको हम लीनियर मोशन बोलते हैं। लाइन सीधी भी हो सकती है और लाइन
घूम के भी हो सकती है। आप अगर इसको रिलेट करना चाहो तो रास्ते से रिलेट कर सकते हो। जब आप चलते हो तो सीधे रास्ते भी चल सकते हो और घूम के भी चल सकते हो। तो इससे दो इंपॉर्टेंट आपकी डेफिनेशन बनेंगी, एक तो डिस्टेंस क्या होता है और एक डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। इसी से आप रिलेट कर सकते हैं। अगर आपको यहां से यहां आना था, मैंने बोला ये वाला पॉइंट क्या था आपका, ए था, दूसरा पॉइंट क्या था आपका, बी था। फर्स्ट पॉइंट ए से कोई ऑब्जेक्ट चला और सेकंड पॉइंट बी पर आके वो रुका है। उसके लिए चलने के लिए दो रास्ते थे, एक वो सीधा सीधा भी आ सकता था, दूसरा वो घूम के भी आ सकता था। क्लियर है? मैंने बोला कि अगर वो सीधा सीधा चल के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आया है तो उन दोनों पॉइंट की मिनिमम डिस्टेंस जो होगी उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। जितना वो रास्ता चलकर आया है उसको हम डिस्टेंस बोल सकते हैं। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपको अंतर समझ में आ गया होगा। तो ये क्या है आपकी डिस्टेंस है और ये क्या है आपकी डिस्प्लेसमेंट। आप यहां से शॉर्ट में समझ लो। तो ये आपकी डिस्टेंस थी और ये क्या था आपका डिस्प्लेसमेंट था। क्या ये सही बात है? तो ये बात अभी प्रॉपर सही नहीं है, क्योंकि देखो ऐसा है, डिस्टेंस अगर ये डिस्प्लेसमेंट है तो ये डिस्टेंस भी हो सकता है, लेकिन अगर ये डिस्टेंस है तो ये डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट के बीच की मिनिमम डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो ये आपकी डिस्टेंस भी हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है, लेकिन ऊपर क्या होगा, वो एक डिस्टेंस ही होगी, डिस्प्लेसमेंट हम इसको नहीं बोल सकते हैं। ठीक है? तो जितना रास्ता वो चल के गया है वही उसकी डिस्टेंस है। अब वो रास्ता कैसे भी हो सकता है, सीधा सीधा भी हो सकता है और घूम घूम के भी हो सकता है। क्लियर है इतनी बात? आगे आपका आता है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा यही होगा, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट के बीच की मिनिमम डिस्टेंस, उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। तो ये डेफिनेशन आपकी बुक में लिखी हुई है, क्लियर, आप यहां से समझ सकते हैं डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। अच्छा एक बात बताओ, आप अगर यहां से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रहे हैं तो आप क्या कवर कर रहे हैं, डिस्टेंस तो कवर कर रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट उस कंडीशन बोला जा रहा है जब उसकी मिनिमम डिस्टेंस को काउंट किया गया है, तो है तो ये डिस्टेंस ही, एक लाइन को कवर कर रहे हैं सीधा। तो इसकी जो यूनिट होगी, यूनिट क्या होगी इसकी, इसकी यूनिट मीटर होगी, क्योंकि एक लाइन को हम मेजर कर रहे हैं, सीधी सीधी लाइन को, या फिर वो लाइन घूम के भी होगी तो हम मीटर घुमा के गिरेंगे। ठीक है? तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्लियर होगा। अच्छा एक रिलेशन के बीच का मैं बताता हूं जिससे आपको क्लियरिटी आ जाएगी। हमेशा क्या होगा कि आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशन क्या होगा, ये डिस्टेंस है और ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो रिलेशन होगा हमेशा, वो क्या होगा, डिस्टेंस हमेशा ज्यादा होगी किससे, डिस्प्लेसमेंट से। और इस वाली कंडीशन में जब मैं बोल रहा था आपसे कि ये ए और बी पॉइंट की बीच की डिस्टेंस भी है और डिस्प्लेसमेंट भी यही है, तो इस कंडीशन में ये बराबर भी होगी। तो ये वाला आपको रिलेशन इसमें याद रखना है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो रिलेशन होता है वो क्या है, एक तो ज्यादा हो सकती है डिस्टेंस या फिर बराबर होगी। ये दो ही कंडीशन पॉसिबल है यहाँ पे। ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ जितनी चीजें मैंने आपको इसमें बताई हैं वो आपको सारी क्लियर हो गई। एक चीज स्किप हो गई है, उसको हम यहाँ पे समझ लेते हैं। स्केलर और वेक्टर क्या होता है? आपने देखा होगा हम जितनी भी यूनिट पढ़ते हैं उसमें कुछ स्केलर होती हैं, कुछ वेक्टर होती हैं। तो वेक्टर और स्केलर हम किस बिहाफ पे बोलते हैं? अभी आपने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ा है, मैंने बोला कि इसको आप देखोगे, डिस्टेंस क्या थी भाई, जितना भी आपने पाथ कवर किया था किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा, वो सारा ही रास्ता किससे था, क्या था वो सारा ही रास्ता, मैंने बोला ये 10 किलोमीटर चला था घूम के, और सीधा सीधा जब गया था तो 2 किलोमीटर था। यहां पे वो जितना भी रास्ता चला था, डायरेक्शन मैटर नहीं करती है, तो वो क्या था आपका, डिस्टेंस था। यहाँ पे आपका इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट एंड दूसरा क्या था, फाइनल पॉइंट था, उनके बीच की मिनिमम डिस्टेंस थी, और उसमें डायरेक्शन मैटर करती है कि ए पॉइंट से इतनी डायरेक्शन पे इधर चले जाओ। तो यहाँ पे डायरेक्शन मैटर करती है। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट है। और देखो इसमें मैं आपको बता देता हूँ, जो आपका डिस्टेंस थी, तो डिस्टेंस तो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, और आपका डिस्प्लेसमेंट क्या है, उसमें डायरेक्शन मैटर करती थी, तो वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी समझ में आया होगा, और साथ में उसके साथ साथ मैंने आपको समझा दिया है स्केलर और वेक्टर क्या होते हैं। लिखा हुआ है मैंने, जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड की नीड हो उसको हम क्या बोलते हैं, स्केलर, और जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की नीड हो उसको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे लिखा हुआ है, अगर मैंने बोला 10 kg, अगर मैं केजी बोल रहा हूं कि 10 kg क्या होता है, तो 10 kg क्या है, 10 क्या है, 10 आपका ओनली मैग्नीट्यूड है, यहां पे डायरेक्शन की आपको कोई नीड नहीं है।
लेकिन मैं इसी बात को बोलूं 2 आवर्स, तो 2 आवर्स में भी कोई डायरेक्शन की नीड होती है? नहीं होती है। लेकिन अगर मैं इन चीजों को आपको ऐसे समझाने लगूं कि हाँ मैंने फोर्स लगाया है, फोर्स लगाना जानते हो कि हाँ पुश किया है किसी को, तो जब मैं पुश कर रहा होता हूं तो मुझे पता है मैं आगे की तरफ फोर्स लगा रहा हूं, तो इसमें डायरेक्शन मैटर करती है। इसी टाइप से अभी मैं क्या बता रहा था आपको, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। अब डिस्प्लेसमेंट हुआ है, मैंने बोला ये मार्कर रखा हुआ था और ये डिस्प्लेस हो गया है। जब ये मार्कर रखा हुआ कोई फोर्स लगा तो डिस्प्लेस भी होगा, तो जब ये डिस्प्लेस हुआ है तो इसकी डायरेक्शन तो होगी कि हाँ सर ये इधर की तरफ डिस्प्लेस हो गया है। तो जो ये डिस्प्लेसमेंट होता है तो ये डायरेक्शन को, मतलब डिस्प्लेसमेंट में आपको क्या होता है, डायरेक्शन की नीड होती है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट में किसकी डायरेक्शन की नीड होती है, तो आपको पता हो गया होगा। इस बात को आप समझ सकते हो कि मैग्नीट्यूड की, जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड की नीड होती है, वो क्या होता है आपका, स्केलर होता है। जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी नीड होती है, उसको हम कैसे वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। पढ़ी हुई है आपने, बुक में लिखी हुई डेफिनेशन, आप वहां से देख सकते हो। हमारा क्या काम है यहाँ पे, जल्दी जल्दी से रिवाइज करना है टॉपिकों को। ठीक है, आगे के टॉपिक अब लेते हैं, इसको साफ कर देते हैं। अभी बोर्ड साफ करने के बाद मैं जो रिकॉर्डेड वीडियो थी उसको देख रहा था, तो अभी वो ऑफलाइन वाले एक्सप्रेशन तो नहीं आ रहे, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस में आने लगेंगे, क्योंकि ऑनलाइन में पहली बार ही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, हमने लीनियर मोशन को समझ लिया था। एक छोटा सा पॉइंट रह गया था, रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, वो ज्यादा डिस्कशन तो इसमें 11th में करेंगे, लेकिन मैं बता देता हूँ थोड़ा इसके बारे में। रेफरेंस पॉइंट ये होता है कि जब भी हम मोशन को देख रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं, तो रेफरेंस पॉइंट वो पॉइंट होता है जिसके बिहाफ पर हम देख रहे हैं कि हाँ ये ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है। ठीक है, अगर दो ऑब्जेक्ट साथ साथ चल रहे हैं सेम स्पीड से, और वो पैरेलल, जैसे ट्रेन में होते हैं ना, ट्रेन में हम बैठे हुए हैं, हम भी बैठे हुए हैं, कोई और भी बैठा हुआ है, तो हम दोनों ही लोग चल रहे हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि वो हमारे कॉन्टेक्ट में, अगर हम उसको अपनी रेस्पेक्ट में देखें तो वो मोशन नहीं कर रहा है, अगर वो भी बैठा हुआ है हम भी बैठे हुए हैं। तो रेफरेंस पॉइंट का यही सीन होता है कि अगर आप एक दूसरे के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो जब भी हम मोशन को देखते हैं तो किसी के रेफरेंस में देखते हैं। अगर कोई गाड़ी चल रही है हमारे सामने, तो हम रुके हुए हैं और उसको देख रहे हैं, तो वो मोशन कर रही है। अब वो जितनी स्पीड से सामने की तरफ जा रही है, उतनी ही स्पीड से उसके बिल्कुल पैरेलल हम भी चलने लगे, तो हमें वो रेस्ट में लगेगी। तो रेफरेंस पॉइंट का ये सीन होता है। 11th में इसमें डिस्कशन में पढ़ेंगे, अभी इतना ही आपके लिए काफी है कि मोशन को और रेस्ट को जब भी देखना है तो हम रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। ठीक है, लीनियर मोशन को हमने डिस्कस किया था, तो दो टाइप की, दो चीजें मिली हमको इसमें, एक तो डिस्टेंस और एक डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ कवर्ड, या फिर हम इसमें ट्रेवल भी लिख सकते हैं, एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट कॉल्ड डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट था, जैसे मेरा मार्कर ही है, आप मार्कर से देखिएगा, तो अगर ये मार्कर है, इनिशियल पॉइंट इसका ये था, इनिशियल पोजीशन इसकी यहाँ पे थी, और अब क्या हो गया, इसने अपनी पोजीशन चेंज कर लिया, तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की मिनिमम डिस्टेंस हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब ये अगर मार्कर ये यहां से हिल के ऐसे 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 यहां पहुंच गया है, तो हम डिस्प्लेसमेंट में क्या देख रहे हैं, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की मिनिमम डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, मतलब डिस्टेंस में क्या होगा, जितना रास्ता चल के गया वो सारा ही रास्ता आपको मेजर करना होगा। ठीक है, डिफरेंस आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब इनसे आगे चल के तो कुछ अच्छी यूनिट बनने वाली है, और उसके बाद हम जब क्वेश्चन करेंगे तो और ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। अब यहाँ पे है डिस्टेंस, और अपॉन में क्या है, टाइम है। अगर हम डिस्टेंस को विद रिस्पेक्ट टाइम देखें तो हमको क्या मिलेगा, स्पीड मिल जाएगी। मैंने बोला कि हाँ अगर हम यहां से वहां तक जा रहे हैं, कोई डिस्टेंस हमने कवर की, मैंने बोला 10 किलोमीटर दूर तक मैं चल के गया हूँ, और 10 किलोमीटर चलने में मैंने कितनी डिस्टेंस कवर की, तो मैंने डिस्टेंस आपको बता दी कि हाँ 10 किलोमीटर में चल के गया हूँ। ठीक है, मुझको यहां से वहां तक जाने में कितना टाइम लगा, 10 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने में, तो मुझे लगा 2 आवर्स का टाइम। कितना टाइम लगा, 2 आवर्स का टाइम लगा। अगर मैं 10 किलोमीटर चलने के लिए 2 घंटे का टाइम लगा रहा हूँ, तो यहाँ से मुझे अपनी स्पीड मिल जाती है कितनी, 10 किलोमीटर, और नीचे कितना है, 2 आवर्स। तो 10 किलोमीटर और 2 आवर्स। अब जब हम कट करते हैं तो मैग्नीट्यूड वाली नंबर्स तो हमारे कट जाते हैं, कितना आ गया 5, लेकिन यूनिट तो एज इट ही जाती है। एज इट क्या होगा, किलोमीटर पर आवर्स। ठीक है, तो 5 की स्पीड से मैं चल रहा था, जब मैंने 10 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर किया तो मैं कितनी स्पीड चल रहा था,
5 की स्पीड से चल रहा था। अच्छा 5 की स्पीड से कैसे, तो 5 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से, तो यही आपकी स्पीड होती है। आपको क्लियर हुआ कि स्पीड क्या होती है? स्पीड होती है आपकी किलोमीटर पर आवर्स में होती है, और यहाँ पे आपकी 5 किलोमीटर पर आवर्स स्पीड आ गई है। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ये डिस्टेंस थी, तो ये किलोमीटर में, मीटर में, मतलब अलग अलग यूनिट होंगी। यूनिट को भी हम बता देंगे कैसे मेजर करनी है और कैसे कन्वर्ट करनी है, जो न्यूमेरिकल करेंगे। तो एक बेसिक क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने समझाने के लिए बता दिया है। वैसे ही आपका डिस्प्लेसमेंट होता है, तो इसकी भी यूनिट सेम रहेगी, बस इसमें कितना था, 10 किलोमीटर था। टाइम कितना था, टाइम यहाँ पे हो सकता है कि आपका ज्यादा लगा हो या कम लगा हो, कुछ भी हो सकता है। तो टाइम इसमें मैंने 3 मान लिया है, तो 10 को 3 से हमने डिवाइड किया, तो कितना है आपका 3.33 किलोमीटर पर आवर्स आपका आंसर आ गया है। तो आप यहाँ से स्पीड और वेलोसिटी को समझ सकते हैं। आगे क्वेश्चन करेंगे हम, बुक वाले जब क्वेश्चन करेंगे तो उसमें आपको ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी, लेकिन फिलहाल के लिए आप इसको समझ सकते हैं। स्पीड और वेलोसिटी को हमने पढ़ लिया था। आगे का जो आपका टॉपिक है वो है एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन। एक्सीलरेशन क्या होता है, रिटार्डेशन क्या होता है। तो हमने स्पीड को जब समझा था, तो स्पीड को हमने देखा था कि टाइम के रेस्पेक्ट में, मतलब आपका डिस्टेंस चेंज हो रही है टाइम के रेस्पेक्ट में, डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में, तो वो वेलोसिटी है। इसी टाइप से अगर आपकी वेलोसिटी भी चेंज हो जाए टाइम के रेस्पेक्ट में, तो इनको मैं लिख देता हूं कि जैसे आपकी डिस्टेंस है या फिर डिस्प्लेसमेंट है, इनको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम को टी से रिप्रेजेंट करते हैं। उसी टाइप से वेलोसिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वेलोसिटी का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो वही क्या होता है, आपका एक्सेलेरेशन होता है। एक्सेलेरेशन को आप लिख सकते हैं यहाँ पे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कॉल्ड एक्सेलेरेशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कॉल्ड कॉल्ड एक्सेलेरेशन, ठीक है। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कॉल्ड एक्सेलेरेशन, कैसे होती है वेलोसिटी चेंज, उसको भी समझना जरूरी है। वेलोसिटी आपकी देखो स्टार्टिंग में क्या थी, डेफिनेशन आप खुद से ही कर लेना, वो ठीक रहेगा, बुक में लिखी हुई है बाकी। तो हम डेफिनेशन में ज्यादा टाइम लगाएंगे तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। अब रिवीजन करना है तो रिवीजन पर्पस ही करेंगे। यू इज इक्वल टू क्या था, यहाँ पे जीरो था। जब जीरो होती है स्पीड, तो हम क्या बोल सकते हैं, सर वो रेस्ट में है। तो यहाँ पे आपकी गाड़ी की स्पीड कितनी थी, जीरो थी। आपने एक्सीलेट किया, एक्सीलेट करने के बाद स्पीड कितनी हो गई है, 72 स्पीड हो गई है। कितने टाइम में इतनी स्पीड हो गई है, 5 ज्यादा कम लगा 15 कर लो, तो 15 सेकंड के अंदर उसकी स्पीड कितनी हो गई है, कैलकुलेशन इजी रहेगी, 20 कर लेते हैं यहाँ पे। तो 20 सेकंड के अंदर आपकी स्पीड बढ़ के कितनी हो चुकी है, 72 किलोमीटर पर आवर हो चुकी है, ठीक है। अभी हम बात कर रहे थे एक्सीलरेशन की। एक्सीलरेशन क्या था, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कॉल्ड एक्सीलरेशन। अब एक्सीलरेशन का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या होगा, फॉर्मूला ही इंपॉर्टेंट है। एक्सीलरेशन इज इक्वल टू, या तो v2 माइनस v1 कर लो, अपॉन में टाइम कर लो। भाई जितना इन दोनों के बीच में स्पीड में टाइम लगा है, वो टाइम आपका t है, कि 20 सेकंड के अंदर उसकी स्पीड इतनी हो गई है। और वेलोसिटी में जो चेंज आया है वो आपको इस टाइप से निकालना है। तो सीधा सीधा एक्सीलरेशन का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या होगा, डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी। टाइम भी हमको इन दोनों के बीच का ही लेना है, कि यहां से यहां तक जो इसने डिस्टेंस कवर की उसमें जो टाइम लगा वही टाइम लेना है। तो कितनी थी आपकी स्पीड, 72 थी। कितनी स्पीड थी, 72 थी। अब 72 स्पीड थी और पहले कितनी थी, क्योंकि इनिशियल तो v1 होगी, v1 आपका माइनस होना है, तो वो कितनी थी, जीरो थी। अपॉन में क्या था, टाइम। टाइम सेकंड में दिया हुआ है, तो यहाँ पर अगर आप इस क्वेश्चन को जैसे मैं करा रहा हूँ वैसे ही करने लगे हो तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाएगी। करना क्या है कि आपको ये 72 किलोमीटर पर आवर्स जो आ रहा है, इसको आपको मीटर पर सेकंड में करना है, क्योंकि आपको टाइम की यूनिट सेकंड में दी हुई है। तो किलोमीटर पर आवर्स, जो आपको किलोमीटर पर आवर्स दिया था, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, छोटा सा एक मेथड है, किलोमीटर पर आवर्स लिखा हुआ है कहीं। अब 72 ले लो या वो 1 भी हो सकता है। तो आप एक बात हो, किलोमीटर में कितने, और आपको कन्वर्ट किस में करना है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। किलोमीटर पर आवर्स था और मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए सिंपल तरीका क्या है कि आप बताओ इसको, या तो उन यूनिट में कन्वर्ट करोगे तो क्या लिखा जाएगा उधर। हाँ, जो किलोमीटर था 1 किलोमीटर, उसको हम लिखेंगे 1000 मीटर। जो इधर आवर लिखा हुआ है, तो आवर
में कितने 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट में मतलब 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो 60 सेकंड होते हैं। तो 60 मल्टीप्लाई 60, अगर आपने सोल्व किया होगा इसको तो 0 से 0 कटा, 0 से 0, ऊपर 10 और नीचे 6 36, तो 10/36 डिवाइड किया तो 5/18 आ जाता है। तो 5/18 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। 72 था, 5/18 से हमने मल्टीप्लाई किया तो किस में आ गया, 4 टाइम, और ये आपकी स्पीड कितनी आ गई है, 20 मीटर पर सेकंड। तो ये 20 मीटर पर सेकंड था, यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना आएगा, जो आपने 20 सेकंड करा दिया था, तो अब यहाँ एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आएगी, 20, ये कितना था चेंज इन वेलोसिटी, 20 मीटर पर सेकंड। सेकंड टाइम भी कितना लग रहा है, 20 सेकंड। सेकंड ऊपर है, यहाँ सेकंड नीचे है, और यहाँ पे क्या है, मीटर है। अगर आप सॉल्व करेंगे तो एक्सेलरेशन कितना आएगा, 20 से 20 कट हो गया, मैग्नीट्यूड बना गया है। अगर यूनिट की बात करें तो ये मीटर पर सेकंड था, और अपोन में क्या था, सेकंड था। सेकंड के अपने मन मान लिया, घुमा के जब आप ऊपर लाओगे तो यूनिट बन जाएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा, एक्सेलरेशन कितना हुआ है इस कंडीशन में, आपका जो एक्सेलरेशन हुआ है वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन हुआ है। इसी टाइप से अगर स्पीड जैसे इस पहले केस में बढ़ रही थी, तो यहाँ पे स्पीड क्या हो रही है आपकी, डिक्रीज हो रही है। अगर स्पीड डिक्रीज होती है तो क्या करते हैं, पहली बात तो जब स्पीड बढ़ती है तो एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेट कर रहे हैं, और जब स्पीड घटती है तो हम उसको रिटार्डेशन बोलते हैं या फिर डी एक्सेलरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी सेम मेथड से करेंगे, लेकिन आपका इसका आंसर हमेशा निगेटिव आएगा। कैसे करके देख लेते हैं कि फॉर्मूला क्या था, v2 माइनस v1 अपॉन टी। अब हम क्या निकाल रहे हैं इस केस में, रिटार्डेशन निकाल रहे हैं। अब रिटार्डेशन मत बोलो इसको, तुम एक्सेलरेशन ही बोलो कि हाँ हम एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं, लेकिन जब आंसर माइनस का आएगा तो समझ जाना ये एक्सेलरेशन नहीं, क्या है, रिटार्डेशन है। मैं ऐसी यूनिट लेंगे जो 18 से डिवाइड हो जाएंगे तो हमारी थोड़ी कैलकुलेशन इजी रहेगी। ठीक है, ये आपका 60 लिखा हुआ है तो इसको हम कर लेते हैं 72 कर लो। 72 किलोमीटर पर आवर आपकी स्पीड थी, घटकर कितनी हो गई है, 36 हो गई है। कितनी हो गई है, 36 स्पीड हो गया थी। ठीक है, इस कंडीशन में आपका क्या हुआ है, रिटार्डेशन हुआ है। स्पीड आपकी पहले वो 72 की स्पीड से चल रहा है, स्पीड घट के कितनी हो गई, 36 हो गई है। ऐसी कंडीशन में फॉर्मूला आपका सेम ही रहेगा, v2 माइनस v1 अपॉन टी। यहाँ हम निकालने वाले रिटार्डेशन, अगर हम इसको एक्सेलरेशन में मानेंगे तो आंसर जब निगेटिव में आएगा तब हम उसको रिटार्डेशन मान सकते हैं। तो कितना था आपका, b2 कितना है, b2 ये होता है सर, b2 ये होगा v, अब b1 और इसको b1। अब इसको b1 भी मान सकते हैं या फिर u भी मान सकते हैं, दोनों तरीके से आप मान सकते हो, b1 या फिर u मान लेना। ठीक है, यहाँ पे इस कंडीशन में आप मुझे बताइएगा आपका v2 कितना है, 36, u कितना है, 72, अपॉन में टाइम कितना है, t है, माइनस किया तो कितना है आपका 36 आया, डिवाइड किया किससे, टी, टाइम कितना लग रहा था 10 सेकंड, तो 10 सेकंड से आपने इसको डिवाइड किया तो काटेंगे, पॉइंट लग जाएगा 3.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आंसर गलत होगा, सही क्या होगा, हमारा जो इनका डिफरेंस आया कितना आया, 36 किलोमीटर पर आवर्स आया है, और यहाँ पे आपका टाइम जो आया है कितना है, 10 सेकंड है। टाइम कितना है, 10 सेकंड है। 36 को हम कन्वर्ट करेंगे इसमें मीटर पर सेकंड में, 5/8 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 से इसको कन्वर्ट किया कितना आया, 10 आया। 5 2 10, और 10 के ऊपर में क्या है, 10 है, और इस कंडीशन में 10 से 10 कटेगा, 1 क्या आ गया आपका, मीटर पर सेकंड स्क्वायर रिटार्डेशन आ गया। अब ये वैल्यू आपकी किसकी आई होगी, यहाँ पे माइनस चल रहा था तो ये माइनस आया होगा, यहाँ भी माइनस है, और माइनस है तो ये भी माइनस आया होगा। अब ये देखो, अगर वैल्यू यहाँ डायरेक्ट माइनस की आ रही है तो हम इसको वैसे भी रिटार्डेशन बोल सकते हैं, अगर आप इसको रिटार्डेशन मान के करेंगे तो आपको माइनस लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आंसर जब भी माइनस में आए तो आप समझ जाना स्पीड घटी है, और स्पीड घटी है तो रिटार्डेशन हुआ है। ठीक है, रिटार्डेशन आपको क्लियर हो गया होगा। अब एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन को समझने के बाद थोड़ा सा और डिस्कशन करते हैं इस पे। हमने एक्सीलरेशन समझा था, एक्सीलरेशन वो होता है कि जब स्पीड में इंक्रीजमेंट होता है,
टाइम के साथ साथ स्पीड में क्या हो रहा है, इंक्रीजमेंट हो रहा है, तो हम उसको एक्सेलरेशन बोलते हैं। और रिटार्डेशन क्या होता है, रिटार्डेशन आपका जब समय के साथ साथ आपकी स्पीड या वेलोसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ टाइप्स और हैं। पहला क्या है आपका, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन भी हो सकता है, दूसरा क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन भी होगा। अब इनके थोड़े टाइप्स समझते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन होगा कांस्टेंट एक्सेलेरेशन बोलते हैं इसको। ठीक है, तो कांस्टेंट एक्सेलेरेशन को समझ लेते हैं। इसमें आपको मानना क्या है कि कुछ एक पर्टिकुलर सेम टाइम ले लेना, उस टाइम के बिहाफ पर आपकी वेलोसिटी में क्या चेंज आ रहा है उसको आप देखेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि ये यूनिफॉर्म है या फिर नॉन यूनिफॉर्म है। देखिएगा, वेलोसिटी माननी है ऊपर की तरफ, नीचे आपको टाइम लेना है। वेलोसिटी मैंने माना पहले 20 थी, 40 हुई, 80 हुई, 100, मतलब इस टाइप से आपकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर्स में आएगी। ठीक है, आपकी स्पीड पहले कितनी थी, वेलोसिटी 20 थी, 20 से बढ़कर वेलोसिटी कितनी हो गई है, 100 किलोमीटर पर आवर्स हो गई है। अब टाइम ड्यूरेशन मैंने माना कि सेम टाइम माना आपको 10 सेकंड में हुई थी कितनी, 20, तो अगले 10 सेकंड में कितनी हो गई है, तो अब 10 सेकंड और यहाँ 10 सेकंड, तो 10 10 20 कर लेते हैं यहाँ पे। तो 20 10 सेकंड में इतनी, 20 सेकंड में इतनी हो गई है, आने वाले 30 सेकंड में इतनी हो गई, और फिर 40 सेकंड में इतनी हो गई है। तो आप देख रहे होंगे कि जो टाइम का गैप है वो सेम है। पहला टाइम का गैप देखो, इन दोनों के बीच में टाइम का गैप कितना है, 10 सेकंड। इन दोनों के बीच में टाइम का गैप कितना है, 10 सेकंड। इन दोनों के बीच में टाइम का गैप कितना है, 10 सेकंड। सेकंड में मान लो, आवर्स में मान लो, वो आप देख सकते हो, लेकिन टाइम जो है उसके हिसाब से आपकी स्पीड इंक्रीज हो रही है। तो 10 सेकंड के अंदर, पहले 10 सेकंड के अंदर जो स्पीड में इंक्रीजमेंट हुआ वो कितना हुआ है, पहले कितनी थी, 20 थी। नेक्स्ट 10 सेकंड के बाद हमने देखा तो कितनी हो गई है, 40। तो डिफरेंस कितना आया, 20। यहाँ पे अगले 10 सेकंड में गैप कितना आया, 20। अगले 10 सेकंड में गैप कितना आया, 20। तो आप समझ सकते हो कि सेम टाइम ड्यूरेशन में आपकी जो वेलोसिटी में इंक्रीजमेंट हो रहा है वो भी क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। ठीक है, अब आप बताओ, 30 सेकंड और 40 सेकंड के बीच में आपकी वेलोसिटी में कितना इंक्रीजमेंट हुआ है, 20। वैसे आप देखो 10 सेकंड और 20 सेकंड के बीच में आपकी वेलोसिटी में कितना इंक्रीजमेंट हुआ है, 20। तो हर 10 सेकंड के टाइम इंटरवल के बीच में आपका जो इंक्रीजमेंट हो रहा है वो 20 का हो रहा है। तो हम इसको बोल सकते हैं एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन या फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ये तो एक सिंगल टाइप था, मतलब इसके और ज्यादा टाइप नहीं है, तो आप इसको रिलेट कर सकते हो। नेक्स्ट आपका आता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब आप समझ सकते हो कि स्पीड में जो चेंज आ रहा है, मतलब वेलोसिटी में आपको जो चेंज आ रहा है वो टाइम के साथ ज्यादा भी हो सकता है और टाइम के साथ वो कम भी हो सकता है। अगर हम टाइप की बात करें तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक तो एक्सीलरेटेड मोशन, दूसरा डी एक्सेलरेशन मोशन। अगर आप ऐसे समझो, या फिर इसको हम पॉजिटिव एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, इसको हम नेगेटिव एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो एक्सेलरेशन को आप ऐसे भी समझ सकते हैं। बात कर लेते हैं क्या होता है एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेटेड मोशन बोलो या फिर इसको पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव एक्सेलरेशन और उसको नेगेटिव, नेगेटिव लिख लेते हैं। मतलब इसको हम पॉजिटिव एक्सेलरेशन और इसको हम नेगेटिव एक्सेलरेशन भी मान लेते हैं। ठीक है, ठीक है। उसके बाद आपका क्या आता है अगर आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, तो समझ लेना कि अगर इंक्रीजमेंट ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, तो पॉजिटिव मतलब टाइम के साथ साथ आपकी स्पीड इंक्रीज हो रही है। मैंने बोला पहले 20 की स्पीड थी, बढ़ के कितनी हो गई है,
30, मतलब इस टाइप से आपकी स्पीड क्या हो रही है, टाइम के साथ साथ बढ़ रही है। मैंने 5 सेकंड बाद देखा, यहाँ पे भी 5 सेकंड के बाद देखा, तो हर 5 सेकंड के गैप से आपकी क्या हो रही है, स्पीड इंक्रीज हो रही है। तो हर 5 सेकंड में कितनी स्पीड बढ़ रही है, यहाँ 10 बढ़ी, यहाँ पे कितनी बढ़ रही है। अब इसको हम डिटेल में समझेंगे तो इसमें यूनिफॉर्म भी आएगा और आपका नॉन यूनिफॉर्म भी आएगा। ठीक है, जब हम इसको समझते हैं तो इसको पहले क्लियर कर लेते हैं। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन क्या होगा और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड, इसके दो टाइप होंगे आपके। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन क्या होगा, जब आपकी वेलोसिटी टाइम के रेस्पेक्ट में सेम टाइम इंटरवल में सेम सेम वेलोसिटी इंक्रीजमेंट हो, तो हम उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। एक होता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, वो क्या होता है, सेम टाइम इंटरवल में वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है वो क्या हो, अलग अलग हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, उसको भी जैसे हमने ग्राफ से समझा था, भी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन को उसी टाइप से समझ लेते हैं। एक ग्राफ आप इस टाइप से बना लेना, नॉन यूनिफॉर्म का इधर वाला बना लेना। टाइम गैप ले लेना एक सेम सेम, मैंने यहाँ पे 5 सेकंड ले लिया है, तो 5, यहाँ 5 सेकंड था तो यहाँ 10 हो गया। ठीक है, सेम टाइम इंटरवल है, सेकंड में दिया हुआ है, इधर टाइम, इधर आपकी स्पीड में इंक्रीजमेंट हो रहा है, तो स्पीड में इंक्रीजमेंट पहले 5 किलोमीटर पर आवर्स थी, फिर कितनी हो गई है, 10, 10 के बाद 15, ये कुछ ज्यादा ले लेते हैं, 5 था, 5 के बाद कितना हुआ, 10, 10 के बाद कितना हुआ, 25, 25 के बाद कितना हुआ, 40, 40 के बाद 55। तो आप देख रहे होगे इसमें जो गैप आपका बन रहा है वो कितना बन रहा है, 15, 15, 15, टाइम 5 सेकंड, 5 सेकंड, तो हर 5 सेकंड में जो इंक्रीजमेंट हो रहा है वो सेम सेम वेलोसिटी का इंक्रीजमेंट हो रहा है। तो अगर इस टाइप से वेलोसिटी का इंक्रीजमेंट सेम सेम होता है सेम टाइम पीरियड में, तो उसको हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन बोलते हैं। और वही क्या हो जाए, यहाँ 5-5 सेकंड का गैप ले लेना, 5, 10, ऊपर जो आपका गैप होगा वो किस टाइप से बढ़ेगा, देख सकते हैं आप। अब अगर आप यहाँ टाइम देखें तो टाइम तो सेम था कि सर 5 सेकंड का गैप था, तो टाइम पीरियड में तो ज्यादा जो गैप है वो कुछ ज्यादा नहीं है, मतलब सेम सेम गैप है। लेकिन सेम टाइम पीरियड में, सेम टाइम पीरियड में 5 सेकंड के सेम टाइम पीरियड में जो इंक्रीजमेंट हो रहा है किसमें, वेलोसिटी में, वो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट आएगा। आप देखो यहाँ पे 5 था, यहाँ पे, यहाँ पे भी 5 था, लेकिन यहाँ पे कितना हुआ है, देखो 10 से बढ़ा 5, 5, और लेकिन यहाँ पे कितना हुआ, 15 का इंक्रीजमेंट, और यहाँ पे कितना हुआ, 25 का इंक्रीजमेंट। अब इस टाइप से अगर इंक्रीजमेंट होता है तो वो इंक्रीजमेंट क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। हम इनको क्या बोलेंगे कि आपका जो पॉजिटिव एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन एक तो क्या है, यूनिफॉर्म, और ये वाला एक्सेलरेशन कैसा है, पॉजिटिव है लेकिन कैसा, नॉन यूनिफॉर्म। तो आप यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन को अच्छे से समझ जाएंगे। उसी टाइप से आप किसको समझ सकते हैं, रिटार्डेशन को समझते हैं। तो इसमें क्या होगा, देखो यहाँ पे आपकी वेलोसिटी टाइम के साथ साथ बढ़ रही थी, एक यूनिफॉर्म तरीके से, दूसरा नॉन यूनिफॉर्म तरीके से। अगर इसमें समझेंगे तो इसमें स्पीड जैसे इसमें बढ़ रही थी, अब या तो इसका उल्टा ही ग्राफ बना लोगे तो आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। जैसे इसका ग्राफ था आपका यूनिफॉर्म वाला, तो इधर आप 40 से इसकी स्पीड को घटा दो, सेकंड तो यही रहेंगे, 5, 10, 15, 25, और इधर ठीक है। तो टाइम इंटरवल का तो सेम रहेगा, लेकिन इनकी स्पीड को हम यहाँ इंक्रीज करने की जगह उधर क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। कितनी थी, 55, फिर 40 हुई, उसके बाद घट के कितनी हो गई है, 25, और उसके बाद कितनी हो गई है, 10। मतलब सेम एग्जाम्पल से हम दोनों को समझ सकते हैं। तो पहले 5 सेकंड में स्पीड कितनी थी, 25, 55, उसके अगले 5 सेकंड के अंदर स्पीड कितनी हो गई है, 40, उसके अगले 5 सेकंड में स्पीड कितनी हो गई है, 25, अगले 5 सेकंड में 10। तो आपकी स्पीड का जो डिक्रीजमेंट आ रहा है वो जैसे इंक्रीजमेंट था, उधर क्या हो रहा है, डिक्रीजमेंट भी कितना आ रहा है, सेम सेम आ रहा है।
ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म तरीके से स्पीड में रिटार्डेशन हो रहा है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म तरीके से स्पीड में रिटार्डेशन होता है तो हम उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म डी एक्सेलेरेशन मोशन। ठीक है, या फिर यूनिफॉर्म निगेटिव एक्सेलेरेशन। क्लियर हो इतनी बात? आगे अब जैसे नॉन यूनिफॉर्म की बात करते हैं, नॉन यूनिफॉर्म में जो एग्जांपल हमने इधर लिया था वही एग्जांपल हम इधर ले लेते हैं। देखो क्या था, 5 सेकंड का गैप था, टाइम इंटरवल सेम ले लेना, कितना था, 5, 10, 15, 20 और 25। सेम टाइम इंटरवल ले लिया, गैप 5 सेकंड का गैप है। और उसके बाद आपकी जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है वो कितना है, अब यहाँ पे भी क्या कराना है, इंक्रीज की जगह डिक्रीज कराना है आपको। तो 60 के बाद 35, 35 के बाद 20, 20 के बाद आपकी 15 और फिर आपकी स्पीड कितनी होगी, घट के 10 होगी। तो यहाँ पे वेलोसिटी में हमने क्या कराया, डिक्रीजमेंट कराया है। तो जो वेलोसिटी में स्टेप से डिक्रीजमेंट होगा, अब ये आप इसको गैप को देखो, सेम ही गैप आएगा। पहले कितना था, 25 घट गई है, फिर 15 घट गई है, उसके बाद 5 और उसके बाद भी 5। अगर आपकी स्पीड में डिक्रीजमेंट क्या हो रहा है टाइम के साथ साथ, एक सेम टाइम इंटरवल में अलग अलग टाइम का रिटार्डेशन हो रहा है, मतलब स्पीड घट रही है, तो उसको हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म डी एक्सेलेटेड मोशन या फिर नॉन यूनिफॉर्म निगेटिव एक्सेलेरेशन। तो ये 4 टाइप थे, कंफ्यूजिंग रहते हैं। आप इनको अगर इस तरीके से ग्राफ के साथ समझोगे तो आपको समझ में आ जाएंगे।